Subscribe now and press the bell icon. Never miss it. Hello everyone, and I welcome you all to the All India Speed Test discussion ST number 43. राइट एवरीबॉडी, तो ST नंबर 43 में भी हम पूरा का पूरा ST का सोल्यूशन आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जल्दी से फटाफट से सेशन में जुड़ जाओ, क्योंकि देखो ST तो हम सभी देते हैं, मतलब मॉक टेस्ट हो गया या ST हो गया, हम सभी देते हैं, बट क्या उसका एनालिसिस करते हैं? जब आप किसी भी स्पीड टेस्ट का एनालिसिस करते हो तो आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलती है कि आपने कहां पे मिस्टेक की और आपने क्या चीज मिस कर दी, क्या कंसेप्ट मिस कर दिया, राइट, जिसकी वजह से आपका आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे इस चीज को, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सबसे सटीक तरीके से हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आर यू ऑल रेडी गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्पीड टेस्ट में ये था, दैट इज क्वेश्चन 26 फ्रॉम क्वेश्चन 26 to 30। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स इन ईच ऑफ विच हैज बीन नंबर्ड। मतलब एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं एंड दीज नंबर्स आर गिवन बिलो द पैसेज। अगेंस्ट ईच 5 वर्ड्स हैव बीन सजेस्टेड, यानी कि हर एक ब्लैंक के अगेंस्ट आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वन ऑफ विच फिट्स द ब्लैंक एप्रोप्रिएटली, जिसमें से एक जो है वो ब्लैंक को एप्रोप्रिएटली फिट कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस। आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है हर एक केस में, राइट एवरीवन। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। पहले आपके सामने है पैसेज। किसी भी पैसेज को देख करके घबराना नहीं है, आपको अच्छे से उसको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, और उसके अलावा जब हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, जब इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका जिस्ट पाना हमें बहुत जरूरी है। यू शुड गेट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज फर्स्ट सो दैट इट वुड बी इजी टू सेलेक्ट और चूज ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, राइट। चलिए, so here it has been written, according to a recent report of the Railways Safety Review Committee, deaths on the tracks because of are far higher and amount to a massacre. Now first of all आपको रीड करने का तरीका मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्लैंक्स है उसको एकदम इग्नोर करते हुए एक जस्ट वंस इन अ व्हाइल आप एक बार पढ़ लो अच्छे से, आपको ताकि जिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो रेलवे सेफ्टी की जो अभी रिसेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो डेथ हुई है ट्रैक्स में वो किसकी वजह से हुई है, आर फार हायर एन अमाउंट टू अ मैसेकियर। वो किसका रिजल्ट है, एक मैसेकियर, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकियर नहीं होता वैसे ये वाला मैसेकियर, राइट। अ लार्ज नंबर ऑफ टेक प्लेस ओवर द एंटायर रेलवे सिस्टम ड्यू टू ट्रेसपासिंग थ्रू, दो एग्जैक्ट फिगर्स हैव नॉट बीन कंपाइल्ड बाय द रेलवेज एंड आर नॉट रेडिली अवेलेबल। मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है कि क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो जब एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है तो उसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे देखेंगे तो एक वर्ड यूज हुआ है ट्रेसपासिंग, ठीक है। तो ट्रेसपासिंग का जब मीन आप देखोगे ना, तो ट्रेसपासिंग का मतलब क्या होता है बताओ जरा, किसी को भी बताओ, कमेंट बॉक्स में जरूर करके मुझे बताते चलो तुम लोग, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ कि एग्जैक्ट फिगर्स नहीं मिल रहा है कि वहां पे कितने लोगों की डेथ हुई या कितने लोग दे वर किल्ड, right, so there is almost 15,000 persons get killed in such a manner every year। और इसी तरीके से हर साल का यही सीन है कि 15,000 तक लगभग लोगों को मारा गया है यहाँ पे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। Indian Railways are to respond to these casualties which do not fall under the purview of train accidents। मतलब जो इंडियन रेलवेज हैं इन चीजों को बहुत कैजुअलिटीज में ले रहे हैं जो कि दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे रेलवे में जो ये मैसेकियर हो रहा है, रेलवे लाइन में, इंडियन रेलवेज में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, है ना। तो जहां पे अगर हम देखें कि जब ट्रेन में इस तरीके का चीजें अगर होती हैं, ये कैजुअलिटीज अगर देखी जाती हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये मीनिंग आपको ये समझाएगा कि जब हम बोलते हैं ना दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, तो जब परव्यू की बात करते हैं दैट इज द स्कोप और द इन्फ्लुएंस और यू कैन से यू आर कंसर्न अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के लिए कंसर्न होते हो तब आप बोलते हो दैट इज परव्यू ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स। आई होप आप लोगों को इसका जिस्ट तो पता ही चल गया होगा कि क्या होगा, ठीक है।
तो जब हम इसका जस्ट पता कर लिए तो अब हम सीधे सीधे कहाँ पे पहुंचेंगे, सीधे सीधे कहाँ पहुंचेंगे, इसके ऑप्शंस में। यानी कि आपको फिल करना है ऑप्शन नंबर ए कि यहाँ पर क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट ऑफ द रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमिटी, जो रेलवे की सेफ्टी रिव्यू कमिटी है, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए जो डेथ हो रही है ऑन द ट्रैक्स बिकॉज ऑफ आर फार हायर एन अमाउंट टू अ मैसेकियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेसपासिंग, पेनिट्रेटिंग, डेविएटिंग, क्रैशिंग या इन्वेडिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पे एक बार सोच के तब आंसर करिए, ठीक है, क्योंकि ये इट इज काइंड ऑफ अ मैसेकियर, है ना। मैसेकियर की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा ब्रूटल किलिंग होती है ना लोगों की, उसको हम बोलते हैं मैसेकियर। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, तो ब्रूटल किलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं पर विदाउट एनी परमिशन आप कहीं पे एंट्री लेते हो तो दैट इज नोन एज ट्रेसपासिंग। सो अगर रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डेथ ऑन द ट्रैक्स बिकॉज ऑफ ट्रेसपासिंग आर फार हायर एंड अमाउंट टू अ मैसेकियर। जो किसकी तरफ रुख कर रहा है, दैट इज अ ब्रूटल किलिंग ऑफ द पीपल, ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यानी कि ट्रेसपासिंग एकदम एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल होगा, एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा टू बी फिल्ड ओवर हियर। इफ वी टॉक अबाउट पेनिट्रेटिंग, इट मींस गोइंग डीपर। आप किसी चीज में बहुत गहराई से चले जाते हो तो उसे हम बोलते हैं पेनिट्रेट करना। इफ वी से डेविएटिंग, इट मींस यू आर कोलाइडिंग विथ समथिंग, राइट। आप किसी चीज से क्या कर रहे हो, कोलाइड कर रहे हो। क्रैशिंग, ऑल नोज कि क्रैशिंग क्या होता है, क्रैश करना का मतलब क्या हुआ। अगर हम क्रैशिंग की बात करते हैं तो कोई चीज आपकी एक मिनट, यहाँ पे देखो क्रैशिंग होगा, कोलाइडिंग। डेविएट तो चेंज के लिए बोलते हैं, है ना। डेविएट क्या होता है, चेंज के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसको यहां से हटा देते हैं। तो जब डेविएटिंग की हम बात करते हैं यानी डेविएशंस जैसे होते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, डेविएटिंग मतलब दैट इज डिपेंड ऑन दी एस्टैब्लिश्ड कोर्स या चेंजेस होना उसमें, ठीक है। और इन्वेडिंग मतलब, इन्वेड मतलब एक अटैक के सेंस में आता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज ट्रेसपासिंग। नाउ मूविंग फर्दर विद 27 ब्लैंक, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ टेक प्लेस over the entire railway system due to trespassing through, though exact figures have not been compiled by the railways and are not readily available। अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, ये जो कैजुअलिटीज हो रही है ना, है ना, ये जो पूरा इतनी सारी जो लार्ज नंबर ऑफ टेक प्लेस ओवर द एंटायर रेलवे स्टेशन, तो या रेलवे सिस्टम, तो डिजास्ट्रस यानी कि दैट इज वेरी मच डेंजरस। पेनिट्रेटिंग अभी मैंने बताया, डेविएटिंग मैंने बताया, सर्टेनिटी और चांसेस आप बताएं। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या लार्ज नंबर ऑफ टेक प्लेस, क्या चीजें हैं जो लार्ज नंबर में चीजें हो रही हैं, पेनिट्रेटिंग, डिजास्टर, डेविएटिंग, सर्टेनिटी या चांसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं किसी चीज की रेगुलरिटी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, है ना, या हम यहाँ पे कैजुअलिटीज को भी बोल सकते हैं। जो ये कैजुअलिटीज हो रही है टेक प्लेस, उसके लिए बात करते हैं। सी ब्लैंक में क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज टेक प्लेस ओवर द एंटायर रेलवे सिस्टम, किसकी वजह से, ड्यू टू ट्रेसपासिंग। कैसी ट्रेसपासिंग है, इंक्विजिटिव। अगर हम देखें तो कैसी ट्रेसपासिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनक्विजिटिव है, प्रोहिबिट है, ऑथराइज्ड है, अनलॉफुल है, माइंडफुल है। तो अगर आप इनक्विजिटिव की बात करते हो ना, तो इनक्विजिटिव का मतलब पता है क्या है, दैट इज वेरी मच क्यूरियस, किसी चीज के आप बहुत ज्यादा इच्छुक है। प्रोहिबिट मतलब किसी चीज पे रोक लगाना या बैन कर देना या रेस्ट्रिक्ट कर देना। ऑथराइज मतलब आप किसी चीज के लिए किसी को अलाउ कर रहे हो। अनलॉफुल मतलब जहां पे आप रूल्स को फॉलो ना करो, और माइंडफुल तो एकदम अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ट्रेसपासिंग जो हो रही है, दैट इज अनलॉफुल, मतलब बिना किसी भी ट्रैक में चला जा रहा है ट्रेन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो अनलॉफुल वुड बी द करेक्ट आंसर, जो सी ब्लैंक में होगा, दैट इज अनलॉफुल, ड्यू टू अनलॉफुल ट्रेसपासिंग, राइट एवरीबॉडी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूविंग फर्दर विद पार्ट डी, there is almost
15,000 persons get killed in such a manner every year. और इसी तरीके से इसी अनलॉफुल ट्रेसपासिंग की वजह से 15,000 से ज्यादा लोगों की they were killed, right? तो कंसिडरेशन, रिकॉग्नाइज या एस्टिमेशन या एडुलेशन या एप्रिसिएशन. तो देखो, एडुलेशन का मतलब होता है एक्सेसिव एडमायरेशन. आप किसी की ज्यादातर प्रशंसा जब करते हैं, किसी को एडमायर करते हैं, तो होता है एडुलेशन. एप्रिसिएशन मतलब एप्रिशिएट या प्रेस करना, वही सेम चीज हो गई, है ना. एस्टिमेट अगर कोई चीज करते हो, तो जो एस्टिमेट है वो 15,000 पर्सन का है, तो ऑब्वियसली सिर्फ एस्टिमेशन ही यहाँ पे करेक्टली हो जाएगा, क्योंकि कंसीडर नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात बताई जा रही है कि जो अप्रोक्सीमेट जो एक एस्टिमेशन है, दैट इज अबाउट 15,000 पर्सन, राइट. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट 30 यानी ई ब्लैंक में क्या आएगा, ये देखो लिखा हुआ है, इंडियन रेलवेज आर टू रिस्पॉन्ड टू दीज कैजुअलिटीज विच डू नॉट फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स. मतलब ट्रेन एक्सीडेंट्स के कंसर्न है ही नहीं उनको, ठीक है. सो व्हाट दे आर डूइंग, रिलक्टेंट, वेरी, विलिंगली, वॉलंटरी या डिस्टिंक्ट. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एक जो वर्ड लिखा हुआ है दैट इज रिलक्टेंट. रिलक्टेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर अनविलिंग टू डू समथिंग, है ना. आपकी कोई चीज की इच्छा ही नहीं है, एकदम केयरलेस हो आप. और वेरी का मतलब क्या होता है, जिसपे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो वेरी यहाँ पे डिस्ट्रस्टफुल को बोलते हैं, डिस्ट्रस्टफुल. विलिंगली मतलब कोई चीज आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं. वॉलंटरी दैट इज इंटेंडेड. और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, है ना. डिस्टिंक्ट क्या होता है, जो डिफरेंट वेरियस जिसको हम बोल सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इंडियन रेलवेज क्या है, दे आर अनविलिंग टू रिस्पॉन्ड टू दीज कैजुअलिटीज. इन कैजुअलिटीज पे वो आंसर करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो दैट इज रिलक्टेंट. तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी एप्रोप्रिएट टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक नंबर ई. पैसेज वाज इजी, तो वर्ड्स भी इजी थे, तो इजीली ये फिल हो गया, ठीक है. चलिए मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस में क्या है, अ सेंटेंस इज गिवन विद 3 हाइलाइटेड वर्ड्स. एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, एंड यू हैव टू चूज द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड करेक्टली एज पर द कॉन्टेक्स्ट. जिनको करेक्टली एज पर द कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया है, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है. चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे. The Prime Minister has warned that no Brexit at all is the most likely outcome if MPs reject his withdrawal deal, as he sought to persuade wavering MPs to back him. अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज Brexit, है ना. और Brexit वर्ड अगर आप लोगों ने मेरी वोकैबुलरी की क्लास करी है, तो आप लोगों को पता होगा एक्चुअली ब्रेक्जिट क्या है. एक ये एब्रिविएशन फॉर्म है, ठीक है. किसका, दो वर्ड्स का है ये. ब्रेक्जिट का मतलब पता है क्या होता है, BR इज ब्रिटेन और एग्जिट इज ऑब्वियसली एग्जिट होगा. तो ये 2 इंग्लिश वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज ब्रेक्जिट, ठीक है. दैट इज ब्रिटेन और एग्जिट, ठीक है. ये बात अगर आप लोगों को पता थी तो वेल एंड गुड, नहीं पता थी तो अब जान लो, है ना. और इसका मतलब होता है दैट इज द विड्रॉल प्रोसेस, है ना. दैट इज द विड्रॉल प्रोसेस ऑफ यूके फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन. यानी कि यूरोपियन यूनियन से जो एग्जिट होता है ना, विड्रॉल होता है, उसके लिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है. तो यूएस और यूके को हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते हैं. अब आते हैं मीनिंग पे. द प्राइम मिनिस्टर हैज वॉर्न, प्राइम मिनिस्टर ने वॉर्न किया कि कोई भी तरीके का ब्रेक्जिट नहीं होगा एट ऑल. इट्स मोस्ट लाइकली आउटकम इफ एमपी, अगर एमपी रिजेक्ट करते हैं उनके विड्रॉल डील को, एज ही सॉट टू परसुएड मतलब किसी को डिसवेट करना, ठीक है. वेवरिंग एमपीज यानी कि किसी को कन्विंस करना, चाहे वो सही बात हो या गलत बात हो, टू बैक हिम कि उसको वापस ले आए. तो कहीं ना कहीं विड्रॉल की ही बात होती है ब्रेक्जिट. अब वो चाहे यूएस यूके की हो या यूरोपियन यूनियन की हो, है ना, किसी भी चीज की हो, लेकिन अगर इसका एक कोर मीनिंग देखेंगे दैट विल बी विड्रॉल, ठीक है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ विड्रॉल, ठीक. उसके लिए हम इसको यूज करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी वर्ड्स तो एकदम करेक्ट है अपनी जगह पे. तो आंसर हम क्या मार्क करेंगे, ऑल आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, सभी करेक्ट है, ठीक. चलो नेक्स्ट.
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर्ट मेक्स इट क्लियर दैट restraints apply only to acts involving intention or tendency to create disorder or cooperation of law and order or incitement to violence. अगर आप इसको देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है द कोर्ट में, कोर्ट क्या क्लियर कर रही है, रेस्ट्रेंट मतलब जिन चीजों पे कंट्रोल लगाया गया है वो किस पे अप्लाई होगा, ओनली टू, किस पर सिर्फ अप्लाई होगा, जो एक्ट्स इन्वॉल्व है इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर क्रिएट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे और कॉर्पोरेशन भी लिखा हुआ है, तो जब कहीं पे कोई चीज डिस्टर्ब होती है तो डिसरप्शन भी होगा। अगर डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था बताइए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एरर आपकी वैसे तो देखा जाए बी में है, आपको यहाँ पे कौन सा मार्क करना था, आपने सेंटेंस पढ़ा होगा कि यू हैव टू चूज द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड करेक्टली, इनकरेक्ट वाले मार्क नहीं आपको करना है, आपको जो करेक्ट है। तो रेस्ट्रेंट्स क्या है, अपनी जगह पे करेक्ट है, लेकिन डिसऑर्डर के साथ कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, क्योंकि डिसऑर्डर तो एक तरीके का डिस्टर्बेंस की बात करता है ना, डिसऑर्डर किसकी बात करता है, डिस्टर्बेंस की बात करता है, और जब ये डिस्टर्बेंस की बात करता है इसका मतलब आपका यहाँ पे डिसऑर्डर के साथ क्या हो जाएगा, डिसरप्शन। तो यहाँ पे कोऑपरेशन तो एक साथ होना हो जाएगा, तो यहाँ पे होना चाहिए था डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन। ठीक है, यानी बी में एरर है तो इसको डिसरप्शन से आप करेक्ट कर सकते हो, ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और इंसाइटमेंट टू वायलेंस। इंसाइटमेंट अपनी तरफ एकदम करेक्ट है, ऑर्डर और इंसाइटमेंट करेक्ट है, लेकिन डिसऑर्डर और कोऑपरेशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। वी वांट अ सिमिलर वर्ड अकॉर्डिंग टू डिसऑर्डर, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट है, यानी ए और सी करेक्ट है, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4 दैट ओनली ए एंड सी आर करेक्ट। राइट एवरीवन, चलो नेक्स्ट, डिसलॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, अगर आप सरकार के प्रति डिसलॉयल हैं, established by law is not the same thing as commenting in strong terms upon the measures or acts of government or its agencies so as to aggravate the condition of the people। जो लोगों की कंडीशन है उसको और एग्रावेट करना। तो यहाँ पे अगर डिसलॉयल हैं आप गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा है, दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, तो ये तो करेक्ट है। वो वैसी सेम नहीं है जैसा कि कमेंटिंग इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स अपॉन दी मेजर्स, जो मेजर्स लिए गए, जो एक्ट्स थ्रू गवर्नमेंट हुए हैं उसके बारे में बात करें। अब यहाँ पे बताओ एग्रावेट दी कंडीशन कैसे हो सकता है, बताओ, किसी की कंडीशन को लेस सीवियर करना या कुछ ऐसा करना होना चाहिए था, तो या तो एमिलियोरेट करो या एनिलेट करो, एमिलियोरेट या एनिलेट, या सॉरी एनिलेट करें, एलिविएट, या एमिलियोरेट या एलिविएट करो कंडीशंस को। एग्रावेट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो सी गड़बड़ है, सिर्फ करेक्ट कौन सा है, ए और बी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली ए एंड बी, जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द बुक आर्ग्यूज दैट प्रोसिक्यूशंस फॉर पेट्रियोटिज्म relentlessly launched against leaders of freedom struggle like Bal Gangadhar Tilak continue to be used to silence voices। जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो एक बुक है उसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, जो प्रोसिक्यूशंस है ना, प्रोसिक्यूशन यहाँ पे क्या है, एक तरीके से प्रोसिक्यूशन क्या होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करता है। जब हम प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, यू हैव अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट समवन इन अ क्रिमिनल, है ना, एक क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल के अकॉर्डिंग, क्रिमिनल जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या क्रिमिनल क्लॉज जो होता है ना, उसमें होता है प्रोसिक्यूशन। तो अगर आप इसको देखोगे ना, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेक्ट है, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है। और जब प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे, लिखा है फॉर पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म क्या होता है, देशभक्ति, जबकि यहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन है तो प्रोसिक्यूशन के साथ लीगल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहा है, बुक आर्ग्यू कर रही है रिलेंटलेसली, है ना, रिलेंटलेसली।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ पे ये करेक्ट है? बताइए, क्या पेट्रियोटिज्म वर्ड यहाँ पे करेक्ट है? बल्कि अगर प्रोसिक्यूशन देखें तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट मीनिंग होना चाहिए था, है ना, जो आप ऐसे वर्ड्स का यूज करते हो, बुक, भाई बुक की बात की गई है तो कुछ ऐसे उसमें सेंटेंस या वर्ड्स यूज किए गए होंगे दैट इज अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और पीपल, दैट इज अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और पीपल, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अगर किसी चीज के कोई चीज अगेंस्ट है, ऐसे वर्ड्स आपने यूज किए हैं, या तो आप उसको म्यूटिनी बोल दो या सेडिशन बोल दो। इन दोनों का ही मतलब वो होता है क्या, कि मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करना, प्रयोग करना जो लोग उस पे उस पे क्या करते हैं, उस पे एक्शन लेते हैं या उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, दी गवर्नमेंट, है ना, उस अगेंस्ट हो जाते हैं, किसके, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि विरोध करना किसी का। तो रिलेंटलेसली लॉन्च्ड अगेंस्ट लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल लाइक बाल गंगाधर तिलक, दैट इज कंटिन्यू टू बी यूज्ड टू साइलेंस वॉइसेस। तो साइलेंस अपनी जगह पे करेक्ट है, बी में एरर है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 4, ओनली ए एंड सी करेक्ट एवरीबॉडी। चल नेक्स्ट, इट इज अनलाइकली टू ईज द कंसर्न्स ऑफ दोज fearful that the deal risk leaving the UK in or an ending state of limbo where it could remain bound to EU rules, जो यूरोपियन यूनियन होता है ना, EU, उसे बोलते हैं विदाउट हैविंग एन इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो बी में यूज हुआ है, दैट इज लिम्बो। लिम्बो का मतलब पता है क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन वेयर यू आर नॉट सर्टेन दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड यू आर नॉट एबल टू टेक एक्शन, है ना, जहां पे यू आर नॉट सर्टेन, एक ऐसी सिचुएशन दैट्स नॉट सर्टेन। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अनलाइकली टू ईज, ये अनलाइकली होगा, ये ऐसे जो कंसर्न होते हैं, फियरफुल कंसर्न जो होते हैं, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट द डील रिस्क लिविंग द यूके इन एन एंडिंग स्टेट। तो एक बात बताओ, एंडिंग स्टेट, एंडिंग वर्ड थोड़ा ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आप बोल सकते हो एंडलेस स्टेट, क्योंकि और एन लगा हुआ है, तो अगर एन है तो एंडलेस लगा दो, और एंडलेस का एक और मीनिंग होता है दैट इज परपीचुअल, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आ हो जाएगा। तो ए यहाँ पे रॉन्ग है, दैट इज स्टेट ऑफ लिम्बो, एक ऐसी अवस्था जो लिम्बो की स्टेट है, यानी कि विच इज नॉट सर्टेन, वेयर इट कुड रिमेन बाउंड टू EU रूल्स, यानी यूरोपियन यूनियन के रूल से आप बंधे हुए हो, विदाउट हैविंग एन इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिसी। तो ए में एरर है, तो बी और सी आपका करेक्ट है, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहुंचते हैं, रीअरेंजमेंट सबसे बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन एक चीज दी हुई है कि आपको रीअरेंज करना है खाली A B C D E और F, यानी 6 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ऑलरेडी अरेंज करके दिया हुआ है, यानी आपको लिंक करते हुए फर्स्ट और लास्ट को आपको मिड के सेंटेंसेस अरेंज करने हैं। बहुत आसान है, जब हमारे फर्स्ट और मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो ऑलरेडी अरेंज होते हैं उन्हें हमें देखना होता है, तो आपको करेक्ट प्लेस में अरेंज करना है A to F को, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, राइट। चल, तो सेंटेंसेस में आपका बताया गया कि 1 इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड 8 इज ऑलरेडी फिक्स्ड, यानी कि 1 और 8 तो फिक्स है, आपको अरेंज कौन सा करना है, A B C D E F। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट, we will get the idea of the sentences and then we will arrange it. Human existence derives strength from moral and spiritual values. हमारा यानी इंसान यानी ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो किससे डिराइव होता है, उनकी स्ट्रेंथ, दैट इज फ्रॉम moral and spiritual values, which is salvation, and it is only by learning and imbibing the truths they contain. मतलब सीखने से, imbibe करने से जो उनके अंदर सच्चाई है। Scriptures, the इतिहास as or the Purans can make one proficient in the content they express. भाई जो हमने इतिहास से पढ़ा है ना, जो हमने पुराण वगैरह में पढ़ा है, कहते हैं शास्त्र में लिखा है वैसा लिखा है, तो जो वो एक्सप्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बट इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट दिस डजंट गारंटी दैट वन रीचेस द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग। खाली पुराण पढ़ने या शास्त्र को पढ़ने से
ये गारंटी नहीं है कि दैट आपको स्पिरिचुअल लर्निंग हो गई है. दैट पीपुल अपहोल्ड एंड इट इज ट्रू दैट द स्टडी ऑफ द वेद्स, जो वेद की स्टडी है, पुराण की स्टडी है. तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि डी और बी एक जैसे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि डी और बी एक जैसे हैं, एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं? तो यहां से क्योंकि वेद की बात की गई, यहाँ पे पुराण की बात की गई, इतिहास की बात की गई, तो हमें ये लगता है कि बी और डी साथ में होने चाहिए. तो हमने इसको मार्क कर लिया. जब पढ़ो तो इसको मार्क भी करते चलो. फिर लिखा है एंड बाय पुटिंग देम इन प्रैक्टिस इन वंस लाइफ दैट वन क्वालिफाइज हिमसेल्फ टू क्लाइंब द स्पिरिचुअल लैडर. That is why mere awareness of the theory of Dharma Shastra is generally compared to the salt waters of the ocean. समुद्र के खारे पानी से उसको कंपेयर किया गया है. तो जब आप यहाँ पे देखोगे पहला लाइन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो अपहोल्ड करते हैं, दो इट इज ट्रू दैट द स्टडी ऑफ, ये सत्य है, ये सही है, ट्रू है कि जो स्टडी होती है वेद की, यानी कि डी हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा. ठीक है, बी डी एक साथ आ रहे हैं तो डी को आप सीधे सीधे पहले लिख दो, और बी क्योंकि इसके साथ आ रहा है, वेद के साथ सीधा सीधा स्क्रप्चर्स है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा डी के साथ बी. कंटेंट दे एक्सप्रेस, वो कंटेंट जो एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन ये भी एक फैक्ट है, अब यहाँ पे कंट्रास्ट की बात कर दो इसके बाद तुरंत. लेकिन ये फैक्ट है दैट दिस डज नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं करता है कि लोग स्पिरिचुअल लर्निंग को ऑब्टेन ही कर पाएंगे. तो डी बी के बाद यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे सी. ठीक है, स्पिरिचुअल लर्निंग. उसके बाद जो क्या है, फिर लर्निंग से इसको कॉमा लगा के इसको रिलेटिव प्रोनाउन से इसको कनेक्ट कर दिया, विच इज सैल्वेशन एंड इट इज ओनली बाय लर्निंग एंड इम्बाइबिंग द ट्रुथ्स दे कंटेन. एक्चुअल में जो उन्होंने गेन किया है, जो ऑब्टेन किया है वेद शास्त्र, पुराण या इतिहास पढ़ने से, वो चीज इम्बाइब करेगा. राइट, तो यहाँ पे इसके बाद हमारा आ जाएगा ए. अब दे कंटेन के बाद क्या फॉलो कर रहा है, दे कंटेन हिमसेल्फ, क्योंकि कंटेन आपकी एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती है. हिमसेल्फ टू क्लाइंब दी स्पिरिचुअल लैडर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई. और बचता है उसके बाद हमारे पास क्या, सॉरी ये एफ है, ये एफ है ना कि ई है. ठीक है, इसको हम एफ कर देंगे, ये हिमसेल्फ वाला एफ में है. हाँ, लेकिन अगर आप इसको एफ को पहले कर दोगे तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा. तो सीधे सीधे आप ए के बाद देखो, दे कंटेन एंड बाय पुटिंग देम इन प्रैक्टिस, और उनको इस प्रैक्टिस में लेकर के आना इन वर्स लाइफ दैट वन क्वालिफाइज हिमसेल्फ, है ना, जो अपने आप को क्या करता है, क्वालिफाई करता है. तो पहले आपका ई आएगा, यानी ये आपका 6 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा. तो डी बी ए ई एफ ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है. अब आपने फर्स्ट सेंटेंस अरेंज किया कौन सा, डी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, डी बी सी ए ई एफ, यहां पे भी लिख लो डी बी सी ए ई एफ. तो सेकेंड सेंटेंस कौन सा है, बी, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2. फिर यहां पे फिर से लिख लो डी बी सी ए ई एफ. लास्ट सेंटेंस कौन सा है, एफ, तो मार्क करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर एफ. देन क्वेश्चन नंबर 39, इसमें भी लिख लो डी बी सी ए ई एफ. जो हमने अरेंज किया फोर्थ क्या है, दैट इज ए, तो हमारा यहाँ पे अगर हम फोर्थ देखेंगे तो ए आंसर हो जाएगा, तो मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से 47 में, यानी कि 7-8 क्वेश्चंस आपको अब पैसेज से रिलेटेड मिलने वाले हैं. ठीक है, तो पहले हम अच्छे से पैसेज को पढ़ेंगे एंड देन वी विल आंसर. राइट, यू हैव टू रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. क्या लिखा हुआ है, द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिस सेंचुरी, मतलब जो बढ़ती जनसंख्या है दैट इज अनकंट्रोलेबल, जिस पे रोक नहीं लग रही है इस सेंचुरी में, has posed a huge dilemma and has brought with it irreversible damages to all aspects of life. उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे डैमेजेस हो रहे हैं, इरिवर्सिबल लाइफ डैमेजेस हो रहे हैं कि हर तरीके से हमारी लाइफ में डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिनको आप बदल नहीं सकते. जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, एनवायरमेंट दैट पीपल लिव इन, जिस एनवायरमेंट में वो लोग रह रहे हैं, द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली, हेल्थ में भी ऐसा पड़ रहा है भैया, जब ज्यादा लोग हो, मान लो कोई बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल्स में भी कोई चीजें ऐसी परफेक्टली नहीं है,
फॉर द हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली के वेलफेयर आप उनका केयरफुली ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। कीपिंग इन माइंड, ये बात दिमाग में रखते हुए, दैट इफ द इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक, सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स हैं, डू नॉट एक्सपैंड टू कीप इन लाइन विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देन दिस पॉपुलेशन ग्रोथ विल डेफिनेटली हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। अगर इसमें ये बात हमें दिमाग में रखनी है कि अगर इकोनॉमिकल और सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर्स अगर एक्सपैंड ना किए जाते तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, बढ़ती जनसंख्या है, पूरी की पूरी एंटायर सोसाइटी में एक बुरा प्रभाव डालती। अगर देखा जाए, वेयर एज 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले की अगर बात करी जाए, सो द पॉपुलेशन ओवर, ये कितनी है बताओ, ये कितनी है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़ और मिलियन। तो यहाँ पे अगर हम 6 मिलियन की बात करें, पीपल inhabiting the planet Earth, and this number is on the increase as can be seen by the current growth of population of the world. We must also keep in mind that 90% of this increase has taken place within the non-industrialized countries of the world. दुनिया की जो non-industrialized आपकी कंट्रीज हैं दुनिया में, 6 मिलियन का 90% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। एंड ईरान इज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंट्रीज इन कैटेगरी ऑफ दोज हुज पॉपुलेशन ग्रोथ हैज लेड टू अ चेंज विद इन दी सोसाइटी। उनमें से एक कंट्री का इन्होंने एग्जांपल दिया, दैट इज ईरान। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो अनकंट्रोलेबल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है, ड्यू टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन एट द प्रेजेंट टाइम इन कंपेरिजन टू द पास्ट, number of death and mortalities, especially the death and mortality rate among children has dropped. अब जो डेथ और मोर्टेलिटी रेट है चिल्ड्रन में वो अब कम हो गया है। द नंबर ऑफ बर्थ विद इन द कंट्री, अगर उसी कंट्री में नंबर ऑफ बर्थ देखे वो और बढ़ता जा रहा है। अगर सेंसस 1966 की बात करें तो पॉपुलेशन थी ईरान की दैट वाज समथिंग 2.6 बिलियन। हाउएवर ड्यूरिंग द सेंसस ऑफ 1986, अगर देखा जाए ड्यूरिंग द स्पैम ऑफ, अगर 20 साल का पूरा गैप लिया जाए, 66 और 86 हैड ऑलमोस्ट डबल, इस पॉपुलेशन की डबल हो गई तुरंत। और ये जो बढ़ती जनसंख्या है, इट कैन बी स्टेटेड एट द ईयर, अगर 2021 के सेंसस की बात करें, ईरान की जो पॉपुलेशन है वो उसकी भी डबल हो गई, 50 की डबल हो गई, यानी कि 100 हो गई। अगर इन एडिशन अकॉर्डिंग टू दी, अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए मीडियन स्टेट ऑफ पॉपुलेशन की, जो मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन है, टेकन फ्रॉम द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ द ग्रोथ एंड प्लानिंग ऑफ फैमिलीज विद इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान दैट वर गैदर्ड इन द मंथ ऑफ तीर 1997, 36.7% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईरान वर अंडर द एज ऑफ 15। मतलब 36% से ऊपर की जो पॉपुलेशन थी वो अंडर द एज ऑफ 15, 15 साल से कम उम्र के लोगों की थी, यानी कि बच्चे। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है दैट द सिक्योरिंग ऑफ फूड रिसोर्सेज, work, residence, health, ways to spend free time, money, education for a population that is on the increase is one of the most essential issues in the path of expanding the economic situation and in maintaining the society. भाई जब population बढ़ेगी हमें उसी के हिसाब से उसके economic resources का भी तो ध्यान रखना है, सारी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए करना है। So in their responsibility and assistant in helping in family planning within the country that is of Iran. In addition to the above mentioned opinions, the Ministry of Health has also strived to present the outlook in relation to population control. इसीलिए ये जो population control के measures लिए जा रहे हैं by the Ministry of Health, उसके बारे में बात की। अगर आप पैसेज को देखोगे तो पैसेज स्टार्ट किससे हुआ, ये अनकंट्रोल जो पूरी दुनिया में पॉपुलेशन ग्रोथ है। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हुए इन्होंने ईरान का एग्जाम्पल है कि कैसे 20-20 साल के अगर डिफरेंस में देखा जाए या 40 साल के डिफरेंस में देखा जाए तो पॉपुलेशन जस्ट डबल हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक और वेलफेयर ऑफ द फैमिली भी प्रॉपरली नहीं हो पाई। सो बोथ द मदर्स एंड द चिल्ड्रेन, जो मदर और उनके बच्चे हैं, दे आर टू ग्रुप्स दैट फेस मोर ऑफ द सोसाइटल प्रेशर्स, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सोसाइटल प्रेशर पड़ता है। इट वाज नेसेसरी टू गो फोर्थ इन द करेक्ट मैनर इन एडुकेटिंग अदर्स टू हेल्प प्रिवेंट द डेथ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स, है ना, इन इंडिविजुअल्स की डेथ को रोकना होगा। Thus, following in the direction of other political developments that have been taking place within the government of the Islamic Republic of Iran from the year 1989, population control was included as one of the principal programs of Ministry of Health. मतलब 1989 से ये चीज डिसाइड हुई थी कि ईरान में पॉपुलेशन कंट्रोल जो होगी
उस पे वो एक प्रिंसिपल प्रोग्राम माना जाएगा जो ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उनका ये कहना है। द आउटकम, इसका जो रिजल्ट हुआ ऑफ दिस स्टेप फॉरवर्ड वाज अ डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जिससे जनसंख्या फिर कम हुई, which in the year 1986 by 86 was approximately 3.9% to around 1.4% in 1996। 10 साल में ही उसका फर्क दिख गया जब ये प्रिंसिपल प्रोग्राम आया, दैट इज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो ईरान का एग्जांपल लेते हुए सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। विच लीडिंग प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाज एम्ब्रेस्ड एंड व्हाट रिजल्ट वाज सीन। अभी जस्ट हमने लास्ट पैराग्राफ में इसको पढ़ा। पहला है ऑप्शन में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड आउटकम वाज अ डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड वाज एन पॉपुलेशन, अगर देखा जाए पॉपुलेशन कंट्रोल तो प्रोग्राम था एंड आउटकम वाज एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तो कोई इंक्रीज तो हुआ नहीं, तो ये तो यहीं से हटा दो पॉइंट तुरंत। अगर आप इसको हटा दोगे तो क्या होगा, फिर यहां पे लिखा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड द आउटकम वाज एन इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इससे भी कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे ए वाला पॉइंट जो है वही बात लिखी गई अभी लास्ट पैराग्राफ में हमने जस्ट पढ़ा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ए। क्लियर है, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम था जो एक प्रिंसिपल प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ था। ठीक है, दैट वाज द लीडिंग प्रोग्राम, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, द आउटकम वाज अ डिक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन जस्ट 10 years, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैज बीन कंसीडर्ड एज टू ग्रुप्स। तो टू ग्रुप्स किनको माना गया है, नॉट गिवन इन द पैसेज, ये तो रॉन्ग है भैया, पैसेज में दिया हुआ है मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन, एकदम क्लियर बोला गया था। उनकी फैमिली के बारे में बात नहीं की गई, ना ही इंडस्ट्रियलाइज या नॉन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की बात की गई, सीधे सीधे बोला गया बोथ द मदर्स एंड देयर चिल्ड्रन, मदर और उनके चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट, इन द पाथ ऑफ ब्रॉडनिंग द इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब एक ये जो रास्ते पे चल रहे थे कि इकोनॉमिक कंडीशन को और ब्रॉड किया जाए, सुधारा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल कंसर्न्स फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसका एक कंसर्न क्या था, तो हमने बिगिनिंग में ही पढ़ा था अभी, सिक्योरिंग ऑफ फूड रिसोर्सेस, वर्क एंड रेजिडेंस, या हेल्थ वेज टू स्पेंड फ्री टाइम या एजुकेशन। तो क्या आपने देखा था कि सील वाली लाइन पहले लिखी हुई थी, और वर्क और रेजिडेंस की भी जरूरत पड़ेगी और फूड और भाई सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, क्या आप उनको एजुकेट नहीं करोगे, क्या हेल्थ के लिए उनके नहीं सोचोगे, क्या उनके वर्क और रेजिडेंस, रहना खाना कपड़ा मकान सब चीजें चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी सेड फॉर्मली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग अगर देखो तो इसमें बोला गया है कौन सी चीज है जो पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं कही गई। लिखा हुआ है इन द कमिंग ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ ईरान इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज आउट ऑफ प्रपोर्शन, मतलब आने वाले सालों में जो ईरान की पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चीज तो बोली गई है। Many years ago the population of the world was only 500 million people, exactly। जब 20 साल के अंतर में देखा था तो पहले 26 मिलियन थी, फिर उसका 500 मिलियन हो गई। ठीक, तो ये हो गया। मोर्टेलिटी रेट्स फॉर द कोहॉर्ट्स, पॉपुलेशन चेंजिंग एपिसोड्स ऑफ माइग्रेशन, फैटल डिजीज एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आर ऑलवेज पॉसिबल इन ईरान। ईरान में ये सब डिजीजेस के बारे में या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात ही नहीं हुई है, कहीं पर भी पैसेज में इन चीजों को मेंशन नहीं किया गया बेटा। तो जब नहीं किया गया तो यही हमारा रॉन्ग है ना। ये फॉर्मली आप नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, तो मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3 एज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये बहुत आसान होगा, कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट। इन द सेंसस ऑफ 1986 द नंबर हैड नियरली रीच्ड 2-fold, एग्जैक्टली 1966 से अगर जब 1986 की बात करें 20 इयर्स के गैप में डबल हो गई थी, ट्रू है। द नंबर ऑफ बर्थ्स विद इन द कंट्री हैज माउंटेड, सिर्फ नंबर ऑफ बर्थ पढ़ी थी, क्या इसकी बात करेंगे तो ये भी ट्रू है। 90% of the increment in the population has taken place within the non-industrialized countries, 90% ये भी मेंशन था पैसेज में क्लियरली। The Ministry of Health has struggled to withhold the aspect vis-a-vis population control,
नहीं, उन्होंने तो ये लागू कर दिया था। तो बस एक यही ट्रू नहीं है, दिस वन इज फॉल्स। और तो जितने ट्रू हैं ऑल एक्सेप्ट 4, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल एक्सेप्ट 4। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, व्हाट फेवरेबल इफेक्ट्स हैज बीन विटनेस्ड ड्यू टू बेटरमेंट इन द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। अगर हेल्थ और मेडिसिन की बात करें तो कौन सा फेवरेबल इफेक्ट था जो देखा गया। ठीक है, तो पहले ही एकदम स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, लिखा है फीमेल इन्फेंटिसाइड हैव बीन एलिमिनेटेड। फीमेल इन्फेंटिसाइड को एलिमिनेट किया गया नहीं। द नंबर ऑफ मेडिकल चेकअप्स एंड मेडिकल कैंप्स हैज इंक्रीज्ड, मेंशन ही नहीं है सेंटेंस में, पैसेज में ही मेंशन नहीं है। द नंबर ऑफ डेथ्स एंड मोर्टेलिटीज अमंग चिल्ड्रन हैज ड्रॉप्ड, ये लाइन एकदम क्लियरली लिखी हुई है वहां पे, है ना। जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो अमंग चिल्ड्रन देखी गई, वो ड्रॉप हो गई है, यानी कि करेक्ट हो गई है। द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अनटाइमली डेथ, ये भी नहीं है। तो सिर्फ सी एक ऐसा पॉइंट है, दैट वाज द फेवरेबल इफेक्ट दैट हैज बीन विटनेस्ड ड्यू टू द बेटरमेंट इन द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, डेथ कम होने लगी। तो ओनली सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट, which of the following factors needs to be expanded to track the proliferation of population। proliferation मतलब जो increasing population है, बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स जरूरी हैं जिससे कि हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल में कर सकें या इसको हम अच्छे से देख सकें। फैक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, इकोनॉमिक, सोसाइटल या कल्चर, तो ये तीनों फैक्टर्स तो मेंशन थे, BCD, यही तीनों फैक्टर्स जो थे वो मेंशन थे। तो इन तीनों की ही बात कर देते हैं, BCD की, इकोनॉमिक फैक्टर, सोसाइटल और कल्चरल फैक्टर। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर 5 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मच एडवर्स इफेक्ट हैज बीन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। कौन से सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट देखे गए थे। द सराउंडिंग, एक तो जिस एनवायरमेंट में वो लोग रहते थे उसकी बात करें, then celebrity and well-being of the family, infant births या unimpeded ballooning of population। अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो सिर्फ A और B आपका पैसेज में मेंशन है, तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीबॉडी, समझ में आया। चलिए 48 क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, इन ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है जिसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है along with 4 words। 2 of the given words can fit into the given blank, 2 वर्ड्स उसमें से फिट हो सकते हैं और 5 ऑप्शन दिए गए हैं विद वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है और ब्लैंक में फिट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मेक इन इंडिया इज एम्बिशियस टू सी इंडिया ऑन दी वर्ल्ड मैप, कि इंडिया को, भारत को वर्ल्ड मैप में कैसे देखे, एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब एंड गिव ग्लोबल टू दी इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी। और एक ग्लोबल क्या दे बताओ, एक तरीके से ब्लेसिंग की बात करेंगे, किस चीज की बात करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से आप इस चीज को देखेंगे कि यहाँ पे करेक्टली जो फिल होगा एक ब्लेसिंग की तरह तो नहीं है, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन उसका हो, है ना, ग्लोबल इम्पेटस हो, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ ग्लोबल इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो रिकॉग्निशन एक वर्ड तो यहाँ हो सकता है और इम्पेटस हो सकता है, क्योंकि बेनेडिक्शन और ऐसे ये दोनों आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हैं। बेनेडिक्शन एक होता है दैट इज अ प्रेयर आस्किंग फॉर अ डिवाइन ब्लेसिंग, और ऐसे क्या होता है, एक तरीके का असेसमेंट या इवैल्यूएशन। ठीक, तो ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करेंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 A और B इसमें करेक्टली फिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विदर्भा which sees the most farmer suicides, जहां पे सबसे ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है, saw a in the deaths। तो ऑब्वियसली एक क्या देखा है, डेथ में एक इंक्रीमेंट देखा है, इंक्रीज देखा है। तो इंक्रीमेंट वर्ड आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताओ क्या इंक्रीमेंट वर्ड आ सकता है, या डिप आएगा, या स्पाइक आएगा, या प्लमेट आएगा। क्या वर्ड है जो करेक्टली हम इसमें यूज कर सकते हैं। देखो इंक्रीमेंट अगर बोलोगे तो भैया सबसे ज्यादा फार्मर ने सुसाइड किया, लेकिन लिखा हुआ है बट डिप्रेसिंगली द नंबर ऑफ फार्मर्स चूजिंग सुसाइड इज द हाईएस्ट इन द स्टेट बाय अ फेयर मार्जिन। तो सॉ अ इन द डेथ्स, तो इंक्रीमेंट या डिप या प्लमेट। अगर आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली सेंटेंस के जाओगे तो कई लोग यहाँ पे बिन देखे बिन सोचे समझे सीधा सीधा इंक्रीमेंट आंसर मार्क कर देंगे, जैसा कि अभी मैंने बोला, ठीक है। बट यहाँ पे अगर बात करें तो इंक्रीमेंट तो लिखा ही है ना, मोस्ट फार्मर सुसाइड तो लिखा है ना,
जब आप किसी चीज में एकदम से गिरावट आ जाए, है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं, तो विदर्भ में देखा गया कि देयर इज अ डिप और प्लमेट, दैट इज अ फॉल, यानी कि व्हेन यू फॉल सडनली इन नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज में एकदम से गिरावट आ जाए, उसके लिए हम बोलते हैं दैट इज सॉ अ प्लमेट या डिप इन द डेप्थ्स, उसमें कमी देखी। तो इसीलिए बी और डी एकदम एप्रोप्रिएटली यहाँ पे फिल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, even after accounting for exports aided by the government, the industry is likely to hold 11.3 to 12.3 meter of stock, material of stock, which is equivalent to 5.3 months of domestic, which is the highest in 10 years. तो वेस्टेज या कंजम्पशन किस चीज की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली जो ये वेस्टेज हो रहा है ना प्रोडक्ट्स का, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कंजम्पशन होगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या वेस्टेज अगर आप बोलोगे तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए हाईएस्ट है कोई चीज, तो वेस्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो रहा है उसकी बात करें, चीजों को कंज्यूम करना, क्योंकि एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? फिनिश हो जाना किसी चीज का, और वेस्टेज भी वही चीज हो गई। तो कंजम्पशन या विल्ड, वाइल्डरी वर्ल्ड कल मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी में पढ़ाया था, ठीक है, आप लोगों को वोकैबुलरी में पढ़ाया था, तो ये विल्ड वर्ल्ड भी उसी से रिलेटेड है। तो बी और सी आप देखेंगे, that would be the correct answer, जो यहाँ पे according to the context of the sentence correctly fill हो जाएगा। Right everyone? So this was all about for today's ST जो हम लोगों ने आज discussion किया। I hope this will be very much useful for you all. Till then, thank you. Subscribe now and press the bell icon.